दंत मंजन से दांत मोतियों जैसे नहीं चमकते। दांत मोतियों जैसे चमकते हैं, लेकिन दंत मंजन में कितनी देर ब्रश करना चाहिए और कैसे ब्रश करना चाहिए? 2.5 से 3 मिनट लगते हैं एक अच्छे से ब्रश करने में। 2.5 से 3 मिनट? हाँ। कैसे एक इंसान को अपना टूथपेस्ट चुनना चाहिए? जो ज़्यादा उनके लिए सही रहेगा वो बताते हैं, जिससे उनके गम्स टाइट रहें। तो ये नमक का टूथपेस्ट से क्या रिश्ता है? उसको एक वो एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, उससे मालिश करते हैं तो आपके मसूड़े टाइट रहते हैं। जैसे टूथब्रश है, कभी कभी वो ऐसे फैल जाता है। ब्रश को 3 महीना एक एवरेज होता है, जहाँ पर आपको लगे कि उसमें डैमेज है आप उसको चेंज कर लीजिए। लोग तो सालों साल चला लेते हैं ब्रश। ये भी एक कारण है डेंटल डिजीजेस का। कब दांतों से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको सीरियसली लेने की जरूरत है? गम्स से ब्लड आना एक इंडिकेशन है, मसूड़ों में कुछ डिपॉजिट है, कुछ जम गया है। मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जो दांतों पे अगर चिपकी नहीं रहेगी तो वो दांत को ज़्यादा खराब नहीं करेगी। अगर आपका मुंह सूखा रहता है, आप पानी कम पीते हैं, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा कैविटी प्रोन होते हैं। यानी जिन्हें ज्यादा एसिडिटी रहती है उनके दांत जल्दी खराब हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि दांतों में एसिडिटी का डैमेज सबसे ज़्यादा रात में होता है, जब हमारा मुंह ड्राई है, हम कुछ खा पी नहीं रहे हैं। एक और डिवाइस आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है जिसको हम वाटर फ्लॉसर कहते हैं, जिससे आप घर पे ही पानी से अपने दांतों के ऐसे एरियाज क्लीन कर सकते हैं जो ब्रश नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो आपको भूलते नहीं। ऐसा ही एक विज्ञापन था, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। और उसका जवाब आता है, क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डैश डैश दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या वाकई दंत मंजन दांतों को चमकाने का काम करता है? अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत आपकी लंबी उम्र की तरह आपको सेहतमंद जिंदगी के साथ बराबर बने रहे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? दांतों की सेहत घर पर रहकर भी कैसे मेंटेन की जा सकती है? दांतों के लिए क्या अच्छा और क्या खराब? आज आपको ये सारी बातें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये आपको रोज काम आएंगी जब जब आप सुबह ब्रश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोहिणी तिखा हैं जो कि नोएडा में ऑल ब्राइट डेंटल क्लिनिक रन करती हैं और रोजाना ऐसे ही सवालों के जवाब अपने पेशेंट्स को दे रही होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी यहाँ आने के लिए। और जिस तरह मैंने कहा कि हर कोई ये सोचता है कि दांत चमकने चाहिए मोतियों जैसे, और पुराना फॉर्मूला ये था कि दंत मंजन इस्तेमाल करने से ऐसा हो सकता है, ये बात कितनी सच है? हाय, तो दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, बट इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि दंत मंजन हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। दंत मंजन से दांत मोतियों जैसे नहीं चमकते? दांत मोतियों जैसे चमकते हैं, लेकिन दंत मंजन में बहुत ज़्यादा एब्रेसिव होते हैं। ऐसे कुछ कण होते हैं जो हमारे दांत की ऊपर की जो परत है उसको विद टाइम, समय के साथ थोड़ा सा वीक कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे कोई मरीज आते हैं जो बहुत टाइम से दंत मंजन यूज कर रहे हैं, कभी कभी हमें उनमें एनामल या जो दांत की ऊपर की परत है हमें थोड़ी सी वीक दिखाई पड़ती है। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी दंत मंजन इसलिए पॉपुलर है कि जैसे ही आप साफ करते हैं आपको एकदम से दांत सफाई का अनुभव होता है, पर आप उतने ही साफ टूथपेस्ट के भी साथ रख सकते हैं। ओके। यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जब आप कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फैंसी विज्ञापनों पर ना जाते हुए एक बेसिक फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उस पर भी आएंगे। दंत मंजन जैसे आपने कहा कि अब्रेसिव होते हैं, यानी रगड़ देता है दांतों को, ऐसे मोटे तौर पे समझे कुछ इस तरह जैसे हम फेस स्क्रब यूज करते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फेस और दांत में ये फर्क है। दांत एक हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो अपने आप को रीजेनरेट नहीं कर सकता या उसके सेल्स दोबारा नहीं बन सकते। अच्छा, एक बार रगड़ खा गया तो फिर खा गया। जी। और दांत की जो बाहर की परत होती है एनामल, वो बहुत स्ट्रांग होने के साथ साथ अगर वो चली जाए तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। ओह, ओके। तो हम कैसा पेस्ट यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से ब्रश कर रहे हैं, हमारा ब्रश बहुत हार्ड तो नहीं है, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी एनामल की हेल्थ और स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो अब आप अपनी नोटबुक खोल के रखिए, क्योंकि आप कैसा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कितनी देर ब्रश कर रहे हैं, किस तरह से ब्रश कर रहे हैं, कई बार सालों साल हमें ये भी ठीक से पता नहीं होता। आज एक एक करके इन सब चीजों को आपके लिए हम डिकोड करेंगे। डॉक्टर रोहिणी, जैसे आपने कहा कि टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करना है, आपने थोड़ा हिंट दिया कि फ्लोराइड कंटेनिंग होना चाहिए। अब इतनी बड़ी मार्केट है, अभी तो हम देख रहे हैं पर्पल कलर का टूथपेस्ट, क्रिस्टल वाले टूथपेस्ट,
रेड कलर का टूथपेस्ट और एक आता है नॉर्मल वाइट कलर का टूथपेस्ट। इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक लोग टूथपेस्ट को कोलगेट ही बुलाते थे, जी अब बहुत सारे ब्रांड्स हो गए हैं। राइट। तो कैसे एक इंसान को अपना टूथपेस्ट चुनना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, एक बेसिक फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट जिसमें बहुत ज्यादा कलर्स नहीं हो। अगेन कलर्स समटाइम्स एब्रेसिव से रिलेटेड होते हैं, तो एक जेंटल पेस्ट जिसमें फ्लोराइड है वो एक नॉर्मल मोटे तौर पे हम सबके लिए काफी है। अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो 2 साल से कम बच्चों में हम पेस्ट सजेस्ट नहीं करते। 2 से 6 साल के बच्चों की एक और कैटेगरी होती है जिसमें उनके लिए जितना फ्लोराइड रिक्वायर्ड है उस मात्रा में होता है, और 6 के अबव जनरली एक एडल्ट पेस्ट बच्चा यूज कर सकता है। अच्छा, ये भी उम्र के हिसाब से होता है? हाँ जी। ओके। तो जैसे आपने कहा कि रेड पर्पल इनको यूज करने की जरूरत नहीं है, ये तो मार्केटिंग का नया रास्ता है कि ये रेड है, इसमें क्रिस्टल्स हैं, वो क्यों होते हैं फिर ये कलरफुल? ये जैसे कि आपने कहा मार्केटिंग का तरीका हो सकता है। हमारे दांतों को बहुत ज्यादा बहुत हाई लेवल की केयर की जरूरत नहीं है। एक बेसिक केयर विद बेसिक पेस्ट और बहुत अच्छी ब्रशिंग जो 2 बार कम से कम हो, ये 2 एक बार बेसिक कम से कम रिक्वायरमेंट हो। है। यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि कुछ मेडिकेटेड पेस्ट भी आते हैं। हाँ, पेस्ट एक जनरल है और एक मेडिकेटेड है कि आपके दांतों को किस तरह की सुरक्षा की जरूरत है। बिल्कुल। तो कलर में हो सकता है। अब कुछ गम केयर के आते हैं। अगर हमारे पास कोई आता है जिसको मसूड़ों में ज्यादा वीकनेस रहती है या वीक मसूड़ों की टेंडेंसी है, तो हम उनको गम्स के लिए टूथपेस्ट जो ज्यादा उनके लिए सही रहेगा वो बताते हैं, जिससे उनके गम्स टाइट रहें। किसी को कैविटी की टेंडेंसी है तो उसके लिए स्पेशल पेस्ट आ गए हैं आजकल, बायोमिन नोवामिन कंटेनिंग की, वो एंटी कैविटी पेस्ट होते हैं। किसी को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग पेस्ट होते हैं। तो ओके। थोड़ा बहुत कलर वेरी कर सकता है। मैंने आपको लेमैन की टर्म्स में बताया कि आप बेसिक पेस्ट पर जाएं। बाकी अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत है तो आपके डेंटिस्ट आपको उस हिसाब से पेस्ट सुझाएंगे। ओके। एक आपने कहा कि बेसिक फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट होना चाहिए। एक बहुत पॉपुलर लाइन है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ये नमक का टूथपेस्ट से क्या रिश्ता है? नमक, सरसों का तेल आपने सुना होगा। बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं कि वो जी। उसको एक वो एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, उससे मालिश करते हैं तो आपके मसूड़े टाइट रहते हैं। ऐसा होता है? हाँ, मतलब घरेलू नुस्खे अगर आप कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट, बट उसको कभी भी ब्रशिंग से सब्स्टिट्यूट नहीं करना। मतलब ब्रश और सफाई अपनी जगह है। उसके अच्छा। अलावा अगर आप अपने मसूड़ों को मसाज कर रहे हैं, ऐसे ही आप उंगली से मसाज करें, मसूड़ों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। आप अच्छा। नमक तेल से करते हैं, ऑयल पुलिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, जी। ये सब आप कर सकते हैं, पर ब्रशिंग को अपनी जगह अगर आप रखते हैं। तो अगर मैं इसका सीक्वेंस समझना चाहूँ कि कोई इंसान घर में नमक और सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा है या ऑयल पुलिंग भी कर रहा है, ब्रश पहले करना चाहिए, ब्रश बाद में करना ब्रश चाहिए? पहले करना चाहिए। उसके बाद ये काम करना चाहिए। ओके। सरसों का तेल हेल्प करता है? नेचुरल ये एस्ट्रिंजेंट आप कह सकते हो। ओके। उसके तौर पे काम हम्म। करता है। और नमक? नमक भी इट्स लाइक अ नेचुरल, आप कह सकते हो एंटी इन्फ्लेमेटरी कह सकते हैं हम। अच्छा, ओके। सूजन को कम करने में मदद हाँ। करता है। ओके, ठीक है। तो आपने टूथपेस्ट तो क्लियर कर दिया कि एक नॉर्मल साधारण टूथपेस्ट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपका काम वो करेगा। हम्म। अब ब्रश करना कितनी बार चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ज्यादा ब्रश करेंगे तो दांत जल्दी खराब हो जाएंगे। ऐसी एक धारणा है, लेकिन कम से कम 2 बार ब्रशिंग की जरूरत तो हम सबको है। सुबह और ठीक रात है, में? हाँ, सुबह हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा माउथ फ्रेश रहे। जो बैक्टीरिया बिल्डअप हुआ है रात में, आपने पूरी रात आप सोए, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, आपका माउथ स्टैटिक है, और हमारे माउथ, सबके माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका जो बिल्डअप है उसको हम साफ करते हैं। रात को ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पूरे दिन में जो भी खाया पिया है वो कहीं पर भी लगा रह जाएगा, उसका छोटा सा भी एक पार्टिकल रह जाएगा, वो कैविटी स्टार्ट होने के लिए, कीड़ा लगने के लिए काफी है। ओके। तो जब हमारे पास कोई ऐसा मरीज आता है जहाँ पे हमें दिखता है कि मल्टीपल कैविटीज हैं, कई दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप ब्रश कितनी बार करते हैं। तो मोस्टली उसका कारण यही निकलता है कि रात को ब्रशिंग नहीं हो रही है, जो ओके। कि अगर आप ऐसे देखें कि सुबह की ज्यादा जरूरी है, रात की, तो रात की बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि रात की ब्रशिंग को माउथ फ्रेशनर से या वो बहुत सारे जो जेल्स आते हैं उससे रिप्लेस कर देते हैं कि माउथ फ्रेशनर यूज किया और उससे गागल किया और काम हो गया।
जैसे कि मैंने कहा, रात की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उसे किसी भी चीज़ से बदल नहीं सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई माउथ फ्रेशनर यूज़ करना है या आपको रेकमेंड किया गया है, तो वो ब्रशिंग के अलावा होना चाहिए। रात की ब्रशिंग को कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रश में जो पेस्ट वगैरह, एंटीबैक्टीरियल चीज़ें, क्लीनिंग एजेंट्स, वो सब तो है ही, बट ब्रश फिजिकली जो भी फूड पार्टिकल आपके दांतों के बीच में, आपके दांतों की च्यूइंग सरफेस पे, आपके गम्स पे रह गया है, वो उसको निकालेगा। ओके, तो अगर आपको कोई माउथ फ्रेशनर दिया भी गया है तो भी वो ब्रश के अलावा करना है। एग्जैक्टली। वो काम क्या करता है माउथ फ्रेशनर, और किस वजह से लोगों को कहा माउथ जाता है? फ्रेशनर्स भी जैसे टूथपेस्ट बहुत तरीके के और बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, वैसे ही माउथ फ्रेशनर्स या माउथ वॉशेस भी बहुत अलग अलग डेंटल इश्यूज को टारगेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आप डेली यूज कर सकते हैं, जैसे अच्छा। कि आपने कहा इट्स एग्जैक्टली अ फ्रेशनर हाँ। विद अ लो लेवल, कम लेवल ऑफ फ्लोराइड होगा उसमें, कुछ ओके। एंटीबैक्टीरियल्स होंगे, कुछ एनामल को स्ट्रेंथ करने वाले एजेंट्स होंगे, वो आप डेली यूज कर सकते हैं। ओके। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि कुछ माउथ वॉशेस होते हैं जो आपके मसूड़े के लिए हैं। अगर किसी को गम अच्छा। का इशू है तो वो उसको यूज करेंगे। अगर किसी को सेंसिटिविटी का इशू है तो उसके लिए अलग माउथ वॉश है। अगर किसी को कैविटीज का इशू है, या कुछ बच्चे जो ब्रेसेस पहन रहे हैं अभी, उनको एक्स्ट्रा सफाई की जरूरत है, तो उसके लिए फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश होते हैं। ओके। तो हर एक का अपना यूज करने का तरीका, यूज करने की वजह और यूज करने का ड्यूरेशन होता है। आमतौर पर हमने ये देखा है कि घर में एक माउथ वॉश रखा है और उसको सब लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ओवर द काउंटर हैं जो आप लंबे टाइम यूज कर सकते हैं और सेफ हैं, बट जनरली ऐसे ही कोई भी माउथ वॉश बहुत लंबे टाइम यूज नहीं करना चाहिए, बिना जाने कि उसका क्या काम है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर रिकमेंड ही नहीं किया गया माउथ वॉश और बस ऐसे ही रखा है, जैसे आपने कहा ओवर द काउंटर भी बहुत सारे आते हैं, तो क्या माउथ वॉश की जरूरत है? अगर कोई इंसान सुबह और रात 2 टाइम ब्रश कर रहा है और उसको कोई मेडिकल रीजन की वजह से नहीं बताया गया है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप माउथ वॉश रेगुलरली यूज करें। जरूरत नहीं है फिर। जरूरी नहीं है। ओके। अब वो सवाल जो हर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें क्या ही है, ब्रश तो रोज सुबह हम उठते हैं और कर लेते हैं, रात को भी आपने जब कहा है तो हो सकता है आज रात में बहुत सारे लोग ब्रश करें। तो कितनी देर ब्रश करना चाहिए और कैसे ब्रश करना चाहिए? आई एम श्योर यहाँ भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता हाँ। होगा। तो हमें 2.5 से 3 मिनट लगते हैं एक अच्छे से ब्रश करने में। 2.5 से 3 मिनट? हाँ, अगर आपको अपने दांतों के सारे सरफेसेस क्लीन, क्योंकि एक चीज और जो हम एनकाउंटर करते हैं कि सामने से तो दांत सबके साफ है, लेकिन जो एरिया आप नहीं देख पा रहे हैं एवरीडे ब्रशिंग में, वो एरियाज क्लीन नहीं होते, पीछे के दांत साफ नहीं होते। तो ब्रश जब हम करते हैं, आपको ये कम से कम इंश्योर करना है कि आपका ब्रश बिल्कुल पीछे तक जा रहा है। ओके। थोड़ा सा मुंह बंद करेंगे ताकि ब्रश एकदम लास्ट दांत तक जाए, अक्कल दांत तक जाए। ओके। ठीक है। फिर ब्रश हमें गम्स से दांत की तरफ करना है। हम सिर्फ जनरली दांतों को ब्रश करते हैं, हम गम्स को निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ब्लीडिंग गम्स हो गए, मसूड़ों को कमजोर होना, डिपॉजिट्स बनना, कैविटीज बनना, वो सब मसूड़े से ही शुरू होते हैं। बहुत बार उसका ओरिजिन मसूड़ा होता है, पर हमारी सफाई के प्लान में वो कहीं पर आता नहीं है। तो ओ। जब आप कहीं पे ब्रश करते हैं, आप मसूड़े पे रखेंगे, उसको स्लैंट रखेंगे, हाँ, थोड़ा रफली टेढ़ा 45 रखा। डिग्री के हाँ। एंगल पे आप टेढ़ा करके रखिए और मसूड़े से नीचे दांत की तरफ लाइए। ओके, तो ये जो पिंक हिस्सा है उसको भी उसको ब्रश भी करना क्लीन है? करना है। जो मार्जिन होता है, जो जंक्शन कह लीजिए, जहां पर मसूड़ा खत्म हुआ और आपका दांत शुरू हुआ, उसको बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत होती है और वो बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड एरिया है। 2.5 से 3 मिनट? आज सुबह का मुझे अपना 1 मिनट से ज्यादा याद नहीं आ रहा है। अगर आप सारे दांतों के सारे सरफेसेस अच्छे से क्लीन करेंगे तो 2-2.5 मिनट आपको पता भी नहीं चलेंगे। और जीभ भी क्लीन करनी चाहिए हमें लास्ट में। अब आप वो अपने आप से इसलिए पूछिए आज सुबह कितनी देर ब्रश किया था? अगर आप, अच्छा यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला कि आपको दांतों, गम से दांत की तरफ, हमारा अंदर का जो एरिया जो तालू की तरफ है या जी। जो नीचे जीभ की तरफ है, उसमें भी वैसे ही मूवमेंट करनी है। आप तालू पे रखेंगे, ब्रश को नीचे लाएंगे। ओके। आप जीभ पर आप नीचे गम्स पे रखेंगे, आप उसको ऊपर लाएंगे। बाइटिंग सरफेस को साफ करेंगे। एक गलती ब्रशिंग के वक्त ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ब्रश करते हैं। हाँ। उससे हमारे गम्स निग्लेक्ट हो जाते हैं, उससे हमारा दांत का हर सरफेस क्लीन नहीं हो पाता, और उससे हमारे एनामल की जो अभी हमने बात करी थी, जो दांत का कवर होता है, वो कुछ सालों के बाद घिसने लगता है। तो ऐसे भी ब्रश नहीं करना है?
हाँ, उससे हमारे दांत सेंसिटिव हो सकते हैं। ओके। देखिए, आप में से कितने लोगों को नहीं पता रहा होगा कि ब्रश ऐसे करना है और 2.5 से 3 मिनट करना है। सीम्स लाइक अ टास्क नाउ। इट इज़ वेरी ईज़ी, आसान है। अगर आप एक बार आपको आदत पड़ जाए तो सबकॉन्शियसली इट इज़ लाइक एनी फिर वो आदत का हिस्सा आदत हो का जाता हिस्सा बन जाता है। है। यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चे अगर उतना ज़्यादा नहीं कर पाएँ, तो इसका ही एक सिंपल तरीका है कि अपने दाँतों को गम्स और दाँत के बीच में रख के ब्रश को सर्कुलर मूवमेंट्स करें। सिर्फ अच्छा। गोल-गोल घुमाने से ही उनके दाँत और गम्स दोनों क्लीन हो जाएँगे। बाहर की ओके। तरफ करें, तालू की तरफ करें, जीभ की तरफ करें और बाइटिंग सरफेस को आगे-पीछे सिंपल मूवमेंट में करें। कुछ लोग अपनी जीभ को साफ करने के लिए फ्लॉस भी यूज करते हैं। बहुत तरह के ऐसे और इंस्ट्रूमेंट्स अ, आते हैं जिनको यूज किया जाता है। बहुत जेंटली करना है। कुछ ब्रशेस भी होते हैं जिनके पीछे एक छोटा-सा जीभ क्लीन करने का जगह बनी होती वो है, जो या छोटे फिर छोटे दाने से बने हाँ, रहते हैं। उससे आप कर सकते हैं, या फिर वो जीभ क्लीन करने का जो अलग से आता है, बट जेंटली। जेंटली करना है। ब्रश कैसे चूज करना चाहिए? ब्रश की अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ब्रश के लिए मैं कहूँगी 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक हम्म। तो आप ये देखो कि वो आपके लास्ट के दाँतों तक जाना चाहिए। ओके। बहुत बड़ा या बल्की ब्रश जो आपके माउथ में पीछे तक नहीं जा पाए इज़ अ नो-नो। ओके। और सेकंड चीज़ है कि ज़्यादातर लोगों के लिए सॉफ्ट ब्रश काफ़ी होता है। अच्छा। सिर्फ ब्रश करने की टेक्नीक और ब्रश करने का फ्रीक्वेंसी, आप कितनी बार कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हार्ड ब्रश से हमारे दाँत ज़्यादा साफ होंगे। ओके। इनफैक्ट हार्ड ब्रश से कई बार सालों-सालों तक हार्ड ब्रश करने से हमारा एनामल घिस जाता है। वो भी एक कारण होता है कि हमारे दाँतों में सेंसिटिविटी हो जाए। ओके। अब चलते इसी में लगे हाथ ये भी बता दीजिए कितने दिन में ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए? ब्रश को 3 महीना एक एवरेज होता है, जहाँ पे भी आपको लगे कि उसके ब्रिसल्स अब ज़्यादा घिस गए हैं या ऐसे फ्रे हो गए हैं, हम जिसको कहते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि उसमें डैमेज है, आप उसको चेंज कर लीजिए। एवरेज ये 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने में ब्रश बदल जाना चाहिए? बदलना चाहिए। लोग तो सालों साल चला लेते हैं ब्रश। ये एक प्रॉब्लम है, ये भी एक कारण है डेंटल डिजीजेस का। अगर आप ठीक से सफाई नहीं कर रहे, आपका ब्रश अप टू द मार्क नहीं है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो अगर जैसे टूथब्रश है कभी-कभी वो ऐसे फैल जाता है, इसका मतलब है कि उसके अब पहले ही चेंज हो जाना चाहिए कि था। अब वो खराब हो चुका है। हाँ, उसके पहले ही हो जाना चाहिए। अच्छा, एक रिसर्च आई थी जो ये बता रही थी कि आप अपने टूथब्रश को कहाँ रखते हैं, इस हुँ, पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे। राइट। आम तौर पर टूथब्रश जो है वो टॉयलेट सीट से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं होता है। हुँ। तो कहाँ रखना चाहिए टूथब्रश को? अगर आप आइडियली देखा जाए तो हाँ, बाथरूम से बाहर रखना चाहिए, वॉशरूम से बाहर, क्योंकि हमारे टॉयलेट को जब हम क्लीन करते हैं, फ्लश करते हैं, तो कुछ एरोसोल्स या बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो बाथरूम में फैलते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं। ओके। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप अगर बाहर रखें तो अच्छा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रश को कभी भी गीला बंद उसमें स्टोर नहीं करना चाहिए। ब्रश केसेस आते हैं, ब्रश हाँ, होल्डर्स आते हैं, तो उसको सूखने दें तो और फिर तब सूखने के स्टोर बाद करें। कैप लगाएँ उसकी। हाँ, अगर आप कैप यूज़ करते हैं तो उसको सूखने के बाद लगाएँ, क्योंकि एक मॉइस्चर कंटेनिंग या थोड़ा-सा नमी वाला ब्रश भी बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता है। तो या तो आप उसको बिल्कुल बाहर रखें तो फिर तो कुछ ज़रूरत ही हाँ, नहीं है। हाँ, आप उसको कवर मत करिए, अगर आपने बाहर रखा है उसको मत कवर करिए। तो टूथब्रश करना हमें काम लग रहा है कि इतना उसकी केयर केयर करेंगे तब जाके आपके दाँतों की केयर हो पाएगी। लेकिन दैट इज़ हाउ आपके दाँत लंबे समय तक आपका साथ निभाएँगे। अभी तो हम सिर्फ ब्रश करने के तरीके तक पहुँचे हैं तो इतने सारे सवाल आए हैं। अब आते हैं दाँतों की प्रॉब्लम्स पर जिनसे बहुत सारे लोग डे टू डे जूझते हैं। पहली प्रॉब्लम है दाँतों से खून आना। कई लोगों को लगता है कि हमने कुछ हार्ड खा लिया या अचानक कुछ ऐसा हो गया उसकी वजह से आया है। तो कब दाँतों से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है? हाँ, तो दाँतों से ब्लीडिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी फेस करी ही होती है। दाँतों से ब्लीडिंग का, गम्स से ब्लीडिंग का मेन कारण होता है गम्स का इन्फ्लेमेशन या उनका सूजना। अच्छा। हुँ। दाँतों से ब्लड आना नॉर्मल नहीं है, नहीं है? नहीं है। अगर आपके दाँतों से ब्लड आया तो एक बार आप अपने डॉक्टर, डेंटिस्ट से ज़रूर चेक कराएँ। हम जो भी पूरे दिन में खाते हैं, वो मुँह में जो बैक्टीरिया हैं, उनको मिला के एक ऐसी मैट्रिक्स या डिपॉज़िट बन जाता है, जो आपके मसूड़ों को इरिटेट या इन्फ्लेम करता है, या कह सकते हैं सुजा देता है। तो गम्स से ब्लड आना एक इंडिकेशन है, एक तरह का संकेत है कि आपको
मसूड़ों में कुछ डिपॉजिट है, कुछ जम गया है, उसे साफ करना है। अब ये ओके। डिपॉजिट भी 2 तरह का होता है। ओके। जब मुंह में कोई भी नया-नया डिपॉजिट बनता है ना, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉफ्ट होता है। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही है, आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, मोस्टली आप उसको खुद से क्लीन कर पाएँगे। ओके। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर लोग जल्दी में ब्रश करते हैं या फिर कई एरियाज़ को ब्रश नहीं करा, नहीं दिखा तो नहीं किया, तो वो डिपॉज़िट धीरे-धीरे करीब 72 घंटे में हार्ड होने लगता है, फिर वो सख्त हो जाता है। ओ, अच्छा। जब वो वो खाने सख्त के ही पार्टिकल्स जो है हाँ, या जो भी खाने के चीजें। पार्टिकल्स के होते हैं, मुँह में कैल्शियम होता है, जो हमारी लार में कैल्शियम होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा फ़िल्म बना देते हैं, जो कि सॉफ्ट होते-होते अगर उसको नहीं हटाया जाए तो वो हार्ड हो जाती है। यही सारे गम डिजीजेस का, मसूड़ों की बीमारियों का कारण है मेन। तो ब्लीडिंग का जो मेन रीजन है कि वो ये है कि मसूड़ों में कहीं कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जी। और जितनी जल्दी आप उसको चेक कराएं, उसको ठीक कराएं, करेक्ट तरीके से ब्रश करें, उतनी जल्दी वो ठीक होके रिवर्सिबल होती है। यानी कि आप साफ करेंगे या करवाएंगे प्रोफेशनल सफाई, तो वो आपके मसूड़े पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको निग्लेक्ट किया जाए, जैसे कि आपने कहा मसूड़ों में ब्लड आता है, तो मैं ये कहूंगी कि मसूड़ों में ब्लड भी, मसूड़ों की प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन ब्लड आना भी उतना कॉमन नहीं है। मसूड़ों की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बार साइलेंट होती है, उनका हमें कोई संकेत नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब ब्लड आना तो बहुत बाद की बात होगी फिर। हाँ, बहुत बाद की बात है, या किसी में आया, किसी में नहीं आया, लेकिन ब्लड आना ना आना, अगर आपके ब्लड नहीं आ रहा तो ज़रूरी नहीं कि आपके मसूड़े बिल्कुल हेल्दी या स्ट्रॉन्ग हैं। अगर किसी के मसूड़ों में सूजन है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको देख के समझ में आ जाएगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपने माउथ का हर एरिया देख भी नहीं सकते हैं। आप पीछे की तरफ ब्रश भी नहीं कर सकते हैं या खुद से देख नहीं सकते हैं, और दाँतों के बीच में, मसूड़ों के नीचे हर एरिया आप खुद से नहीं देख सकते हैं। ओके। और बहुत बड़ी सूजन बहुत लेट स्टेजेस पर आती है। अगर हम ये चाहते हैं कि अच्छा। हम अपने मतलब टाइम पर ट्रीटमेंट ले लें, तो हमें उसको शुरू में ही रोकना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो इस हिसाब से कितने समय में अपने दांतों का चेकअप करा लेना चाहिए, और क्या वो उम्र के हिसाब से डिसाइड होगा कि किस एज में कितना फ्रीक्वेंटली चेकअप कराना चाहिए? नॉर्मली हम सबको 6 महीने में एक बार चेकअप कराने की सलाह देते हैं, चाहे वो बच्चे हों या एडल्ट्स हों। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, किसी को एक प्रॉब्लम बार-बार रहती है, तो कभी-कभी हम ठीक करके उनको कहते हैं कि आप 1 महीने या 3 महीने में दिखा दीजिए। बट मोटे-मोटे तौर पे अगर देखें तो 6 महीने काफ़ी हैं। ओके। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चों की ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट होती है, और फर्स्ट ओरल चेकअप होना चाहिए जब बच्चे का फर्स्ट टूथ आता है। अच्छा, हुँ, तब तो लोग ये सोचते हैं दूध के दांत हैं, गिर ही जाएंगे, हुँ। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ऐसा है, लेकिन यही दूध के दाँत हैं जो बच्चे को 10-12 साल तक नरिश करते हैं, उनको च्यूइंग में मदद करते हैं। और आजकल बच्चों की कैविटीज़ और डेंटल डिज़ीज़ बहुत कॉमन हो गए हैं। ओके। इसका एक रीज़न आज जो बच्चों की डाइट है वो है। अच्छा। सेकंड मेन रीज़न है रात को ब्रश नहीं करना। तो हर दाँत ज़रूरी है, और दूध के दाँत खाने के अलावा जो हमारे परमानेंट दाँत आने वाले हैं, उनके लिए जगह बना के रखते हैं। आप उनको एक नेचुरल स्पेस मेंटेनर भी कह सकते हैं। अच्छा। उनका टाइम से पहले खराब हो जाना या गिर जाना, आप बच्चे के पक्के दाँतों को अफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आपने दूध के दांत जो है उनकी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा, तो जो दांत आएंगे वो भी खराब आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। अगर आपके मिल्क टूथ पे, दूध के दाँत की रूट पे एब्सेस बन गया या इन्फेक्शन बन गया है, तो वही वही ये जगह है जहाँ पर परमानेंट दाँत अभी डेवलप हो रहे हैं। ओके। तो वो परमानेंट दाँत को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, बच्चा 6 से 12 साल की उम्र तक एक मिक्स्ड डेंटिशन स्टेज में होता है। इसका ये मतलब है कि कुछ दूध के दाँत हैं और कुछ परमानेंट दाँत हैं। धीरे-धीरे परमानेंट दाँत आ रहे होते हैं। तो अगर मुँह का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ढंग से सफाई नहीं हो रही है, आपकी मिल्क टीथ खराब है, और उसी एनवायरनमेंट में अगर परमानेंट दाँत आ जाते हैं, तो वो भी वैसे ही अफ़ेक्टेड होंगे, वो भी जैसे कि दूध के वो दाँत भी थे। अफेक्टेड होंगे। बच्चों के दांतों की बात चली है तो ऐसा माना जाता है कि मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, तो ज्यादा मीठा मत खाओ, अक्सर बच्चों को ये सलाह दी जाती है। ये बात कितनी सही है? मीठा खाना किसी के भी लिए बहुत फ्रीक्वेंटली हम सजेस्ट नहीं करते हैं। हम्म। आप खा सकते हो, आप कंट्रोल्ड मात्रा में खा सकते हो, और उसके बाद आप अपने दाँतों को साफ कर सकते हो। दाँत में अगर कोई सिर्फ मीठा ही नहीं, कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ जैसे कि ब्रेड, हाँ। कुकी, कोई भी चीज़ जो दाँतों पे अगर चिपकी नहीं रहेगी, तो वो दाँत को ज़्यादा खराब नहीं करेगी।
ओके, तो अगर आपने मीठा भी खाया है तो और आप आपने दांत को ब्रश साफ कर कर लिया सकते है हैं। हाँ या साफ कर लिया है दांतों को, तो फिर मीठा पर से नुकसान नहीं करता। हाँ, अगर वो मीठा दांत पे रह जाएगा तो वो नुकसान करेगा। और यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जब कोई कीड़ा लगता है दांत में, वहां पर 3 चीजें चाहिए माउथ में। दांत का होना जरूरी है, बैक्टीरिया का होना जरूरी है, और कुछ ऐसी चीज जो हमने खाई है। अच्छा, जहां पर ये तीनों मिलते हैं वो कैविटी फॉर्मेशन बढ़ाता है। तो दांत और बैक्टीरिया का हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारे मुंह में हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं, कैविटी कॉजिंग भी होते हैं, तो बट बिल्कुल। हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारे दांतों पर खाना ना चिपका रहे। हम अपनी तरफ से उसे कोई कैरियर नहीं दे रहे हो, एग्जैक्टली जो कि हम सब दे रहे होते हैं। अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो हम दे रहे होते हैं। बट आजकल दांतों की अवेयरनेस, पहले जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था 26 साल, और अब में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ऐसे लोग हैं जो काफी अवेयर हैं, या फिर हम उनको प्रिवेंटिव डेंटिस्ट, प्रिवेंटिव की आप ऐसे, अच्छा ये चीज भी है बच्चों में भी बड़ों में भी, स्पेशली बच्चों में, कि हम आजकल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री भी लोगों को बताते हैं उसके बारे में। ओके, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप सही टाइम पे आए, रेगुलर चेकअप कराएं, तो आगे कैविटी ना बने उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। हम उसके अच्छा। लिए लोगों को एजुकेट करते हैं, हम उन्हें ब्रशिंग बताना, आपको किस तरह का माउथ वॉश जरूरी है। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी हमारी प्रैक्टिस का आजकल एक बड़ा हिस्सा है। दांतों में जो कीड़ा लगना जिसको कहते हैं, वो होता क्या है? कोई कीड़ा जाके लग जाता है? अ, हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते ही हैं, जैसे ही वो फूड पे एक्ट करना शुरू करते हैं वहां पर कैविटी बन जाती है, वहां पर कैविटी मतलब एक डिके गड्ढा, शुरू हो जाता है। गड्ढा हाँ, सा बन गड्ढा गया, सा बन जाएगा, डिके, उसी को हम लेमन टर्म्स में कीड़ा बोलते हैं। क्योंकि आपका जो दांत है वो खोखला हो रहा है, एग्जैक्टली इसलिए बोलते हैं कि कीड़ा लग गया कीड़ा है। लग गया है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कीड़े लगने की कौन सी स्टेज पर आपने उसके लिए डेंटिस्ट को विजिट किया है। हमारे दांत की 3 परतें होती हैं। जी। एनामल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जो एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उसके बाद एक सॉफ्ट लेयर आता है, डेंटिन, और उसके बाद एक अंदर एक लेयर होता है, उसको हम पल्प कहते हैं, जिसमें हमारे दांत का बहुत सेंसिटिव ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। ठीक है। तो अगर आपका जब कीड़ा लगा है, आप सही समय पर अपने ट्रीटमेंट सीख कर लिया है, तो जब वो दांत की पहले या सेकंड परत तक होता है, हम उसमें साफ करके उसे भर देते हैं, ज्यादातर उसी सिटिंग में। ओके, उसको हम कैविटी फिलिंग या रेस्टोरेशन कहते हैं, ठीक है, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। अगर कीड़ा बिल्कुल अंदर के तीसरे लेयर या दांत की नस तक पहुंच गया है, तो हमें उस एरिया को, उस कैनाल को साफ करके फिर भरना पड़ता है। उसी को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ओके, ट्रीटमेंट मोस्टली उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैविटी कितनी बड़ी है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मोस्टली जब कैविटी पहले या दूसरे लेयर तक होती है, तो हमें कोई सेंसेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कैसे पता चलेगा शुरू शुरू में कि दांत में कीड़ा लग रहा है? शुरू में आपको नहीं पता चलता। जब तक आपको पता चलता है वो मोस्टली जब हमारे पास लोग आते हैं कि हमें कीड़ा लगा है, या हमें कल से ही प्रॉब्लम शुरू हुई, या 1 हफ्ते पहले से ही सैडली वो कैविटी बहुत अंदर तक चली गई होती है, क्योंकि हमारे दांत के पहले 2 लेयर्स में बहुत ज्यादा सेंसेशन नहीं होती है। सेंसेशन होना मतलब वो कहीं बहुत अंदर तक है। तो मोस्टली हमें मैक्सिमम ट्रीटमेंट रूट कैनाल, या कभी कभी दांत को निकालना भी पड़ता है। इतना खराब हो गया दांत? इतना खराब हो जाता है, आपको इंडिकेशन देर से मिलेगी। इसके विपरीत अगर कोई रेगुलर चेकअप्स के लिए आता है, या आप एक दांत में बहुत बड़ी कैविटी है, आप आए और हम चेक करके दूसरी छोटी कैविटीज बता देते हैं, तो हमको उसको उसी स्टेज पर रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट छोटा होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, आपको ज्यादा स्पेंड नहीं करना, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, पर आप उसे सही समय पे कराएंगे तब। इसीलिए हम बार बार सुनते हैं, बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली अपना रूट कैनाल करा रहे होते हैं और सुनते हैं कि बहुत पेनफुल होता है। होता है क्या? पेनफुल नहीं होता, हम सुन करके करते हैं। अगर सही समय पर, सही ढंग से, अच्छे से सुन करके किया जाए, तो वो पेनफुल नहीं होता है। नहीं होता है। तो रूट कैनाल की नौबत कब आती है, उसको रिवर्स ऑर्डर में डॉक्टर रोहिणी ने समझाया है। दांत में अगर आप खाने का कोई कण नहीं छोड़ेंगे, तो मोस्ट लाइकली रूट कैनाल की नौबत नहीं आएगी, ऐसा हाँ माना जी, जाए। ऐसा भी आप रेगुलर चेकअप्स कराएंगे। हाँ 2 और कैविटी के रीजंस होते हैं, जब हम इतनी डिटेल में बात कर ही रहे हैं। जी, लेस फ्रीक्वेंट, बट हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। ड्राई माउथ, अगर आपका मुंह अच्छा, सूखा रहता है, आप पानी कम पीते हैं, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा कैविटी प्रोन होते हैं। अच्छा, वो माउथ को ड्राई कर देते हैं, और ऐसे माउथ में कैविटी होने का चांस ज्यादा है। ओके, सेकेंडली, कुछ माउथ ब्रीदर्स होते हैं कि बहुत ज्यादा जुकाम रहा है, या बार बार मुंह से सांस लेनी पड़ती है, या सोते वक्त ऐसी आदत ही बन गई है, उनका भी मुंह बहुत ड्राई हो जाता है, उन्हें भी कैविटी होने का चांस ज्यादा रहता है।
अच्छा, ये कनेक्शन लोग जोड़ भी नहीं पाते होंगे। एग्जैक्टली तो जब हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि कोई मल्टीपल कैविटीज के साथ आता है, तो हम उनकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसके रूट कॉज तक जाएं, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करें और उनको ऐसे काउंसल और गाइड करें कि आगे जाके वो अपने दांतों का ध्यान खुद रख पाएं। एक और कॉमन प्रॉब्लम है डॉक्टर रोहिणी, दांतों में सेंसिटिविटी या झंझनाहट जिसको कहते हैं, या कुछ भी गरम ठंडा खट्टा अचानक से खाया वो बहुत तेजी से लगता है। हाँ जी। ये क्या इंडिकेट करता है? हाँ, तो सेंसिटिविटी के बहुत कारण होते हैं। अच्छा। हाँ, इट कैन वेरी। एक छोटा सा एनामल वेयर ऑफ होना, जिसकी कि अभी हमने बात करी थी, जो हार्ड ब्रशिंग से या कभी कभी एसिडिटी, अगर किसी को क्रॉनिक एसिडिटी है उससे भी हमारा एनामल वीक हो जाता है। अच्छा। तो वीक एनामल, घिसा हुआ एनामल, कभी कभी मसूड़ों का रिसेशन या श्रिंक हो जाना, मसूड़े थोड़े से आपके दब गए हैं, मसूड़ों का रिसेशन हो जाना, वो भी सेंसिटिविटी का कॉज होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैविटी बनना। अगर आपकी कैविटी थोड़ी सी डीप हो रही है, थोड़ी गहरी हो रही है, तो वो भी आपको सेंसिटिविटी दे सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर सेंसिटिविटी है तो वो ये बता रही है कि दांतों में कीड़ा भी लगा हो सकता है। हाँ, ओके। दांतों में कीड़ा भी लगा हो सकता है और हो सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा डीप भी हो। कुछ लोगों को कभी कभार सेंसेशन फील होती है और ज्यादा टाइम नहीं होती, क्या वो उस वक्त कुछ कर सकते हैं अपने लिए घर पर रहकर कि एक आध बार हुई है तो कुछ कर ले, या वो अगर एक आध बार भी हुई है तो ये फिर आगे जाके लंबी चलेगी? जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी के कई कारण होते हैं और हमारी बॉडी हमें बहुत ज्यादा संकेत या इंडिकेशंस बहुत बार नहीं दे पाती। तो मैं यही सुझाव दूंगी कि अगर आपको एक बार भी सेंसिटिविटी हुई है कि आप डेंटिस्ट को दिखा लें। अगर कुछ छोटा सा एनामल एब्रेजन या कोई माइनर प्रॉब्लम होगी तो वो आपको घर पे यूज करने के लिए एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट और माउथ वॉश का उपयोग करने के लिए कहेंगे। ओके। पर कभी कभी ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का भी इंडिकेशन हो सकता है। जैसे हमारे पास बहुत बार मरीज आते हैं कि हमें एक बार हुई थी या बहुत सालों पहले हुई थी, तो कभी कभी बॉडी अपनी इम्यूनिटी से या अपने उसको बचाव के कारण उसको रोकने की भी कोशिश करती है। तो कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम जो आज है, कभी हमें बहुत पहले एक छोटी इंडिकेशन मिली और दोबारा नहीं मिली, हमने उसको इग्नोर नजरअंदाज कर दिया, तो कभी कभी वो बड़ी प्रॉब्लम होके भी सामने आ सकती है। एक तो तरीका होता है दांतों को साफ करने का, जो लोग रोज सुबह ब्रश करके सोचते हैं कि हमने दांत साफ कर लिए, हमारा काम हो गया। दूसरी होती है प्रोफेशनल सफाई, जो डेंटिस्ट के पास जाकर होती है, तो वो जिसे स्केलिंग आमतौर पर लोग कहते हैं, वो कैसे की जाती है और उसे कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए? हाँ, तो जब हम रोज डेली हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसके अलावा ज्यादातर लोगों को प्रोफेशनल क्लीनिंग चाहिए होती है। इसका ये कारण है कि जब प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है तो आपके मसूड़े के नीचे, आपके दांतों के बीच में ऐसे बहुत एरियाज होते हैं कि आप बहुत अच्छे से भी ब्रश कर रहे हैं तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन जो बैक्टीरिया है, जो आपके मुंह में सलाइवा है, वो उन जगह पे पहुंच जाता है पर ब्रश नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी जगहों को क्लीन करने के लिए प्रोफेशनल स्केलिंग जरूरी होती है। सेकेंड, जब आपका डिपॉजिट कहीं पर हार्ड हो जाता है, जैसे कि हमने अभी बात करी कि आपके मसूड़ों पर एक सॉफ्ट परत बनेगी और कुछ टाइम के बाद वो हार्ड होगी, तो वो भी ब्रश से खुद से नहीं निकल पाएगी। तो इन दो रीजंस की वजह से आपको प्रोफेशनल स्केलिंग करानी चाहिए। बट आप 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको बता देंगे। अगर आपको सफाई की जरूरत है तो वो करेंगे, नहीं तो वो आपको बोलेंगे कि अच्छा आप इतने टाइम के बाद आना। वो आप अपने गम्स और डिपॉजिट्स पर डिपेंड करता है। किस उम्र से स्केलिंग करानी चाहिए? देखिए, स्केलिंग की ऐसी कोई उम्र नहीं होती। हम बच्चों को भी देखते हैं, अडल्ट्स को भी देखते हैं। हम बच्चों में स्केलिंग तभी करते हैं जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्केलिंग से दांत कमजोर होते हैं क्या? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, इस पर हम काफी बात कर सकते हैं। तो जहाँ भी हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों को स्केलिंग की ज्यादातर जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम देखते हैं कि बच्चों के हार्ड डिपॉजिट बन गए हैं जो वो खुद से साफ नहीं कर पाएंगे, या कहीं पे कॉन्स्टेंटली खाना फंस रहा है, तो हम उस जगह को साफ करके उनको काउंसिल कर देते हैं कि आपको ऐसे ब्रश करना है ताकि ये दोबारा नहीं हो। तो किसी भी एज में अगर वो हार्ड डिपॉजिट है जो वो खुद से साफ नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे सलाह देंगे कि आप साफ करवाएं। ओके। ऐसा क्यों कि बच्चों के केस में आप थोड़ा प्रिकॉशनरी रहते हैं कि अपने आप साफ करें, स्केलिंग की जरूरत कम पड़े? और बच्चों में ज्यादातर डिपॉजिट्स कम बनते हैं, बच्चों में कैविटीज ज्यादा बनती है। होने को किसी भी एज पर हो सकता है। ओके। लेकिन ज्यादातर बच्चों को सफाई की कम जरूरत पड़ती है। जहां पड़ती है हम जरूर कर देते हैं, बट हम हर बच्चे के लिए नहीं कहते कि आप हर 6 महीने में सफाई करें।
मैंने जैसे आपसे ही स्केलिंग कराई और लोगों का भी अनुभव होता है कि स्केलिंग कराने के बाद उन्हें लगता है दांतों में गैप्स आ गया है, दांत थोड़े इरोड हो गए हैं, रफ लग रहे हैं और उन्हें लगता है इससे हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे और गिर जाएंगे। तो ये धारणा कितनी सही है? ये मतलब जैसे कि आपने कहा धारणा ही है, सही नहीं है। इसके विपरीत जो ये स्केलिंग है ये हमारे दांतों को लॉन्ग टर्म के लिए मजबूती देता है। अच्छा। तो स्केलिंग से हम आपके मसूड़ों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये एक मसूड़ों का ट्रीटमेंट होता है। और इतनी बड़ी धारणा ये क्यों बनी, इसका एक कारण है कि जो ये डिपॉजिट बनता है या मसूड़ों में दिक्कत होती है, ज्यादातर ये आपको कोई संकेत या इंडिकेशन नहीं देते हैं, राइट। कोई पेन नहीं देते हैं। और हमारे में ये टेंडेंसी होती है कि हम डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं कि हमें जब पेन होता है। हाँ। तो जब ये डिपॉजिट आपके मुंह में सालों साल बन गया, सॉफ्ट था, हार्ड हो गया, फिर एक बार वो बनता है ना, जब वो हार्ड हो जाता है तो वो एक तरह की मैट्रिक्स बनता है, वो अपने चारों तरफ उस डिपॉजिट को अट्रैक्ट करता रहता है। अब आप ये सोचिए कि कुछ साल बीत गए लेकिन कभी किसी को पेन ही नहीं हुआ, किसी को ब्लीडिंग हुई, किसी को नहीं हुई, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे मसूड़े तो ब्लीड करते हैं, बट उसका कारण है वो डिपॉजिट जो हर दिन बन रहा है। वो सबसे पहले आपके मसूड़ों को थोड़ा सा सुझाएगा या थोड़ा सा अंदर पुश करेगा, जिसको हम गम रिसेशन कहते हैं। राइट। अगर आपने उस स्टेज पर डेंटल विजिट करी या आपने सफाई कराई, जो भी आपको रेकमेंडेड ट्रीटमेंट किया, तो वो साफ करके मोस्टली आपके मसूड़े पहले जैसे हो जाएंगे। आपको ज्यादा गैप्स भी फील नहीं होंगे, आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं लगेगा। ओके। अगर यही डिपॉजिट बन बन के आपके मसूड़े को डैमेज कर चुका है, गैप्स बन गए, उसके बाद या दांत की जो हड्डी होती है जिसने दांतों को एक्चुअली पकड़ा होता है, ये उसको अफेक्ट करने लगता है। तो मसूड़े अफेक्ट होने के बाद हमारी हड्डी पे अटैक होता है और वो हड्डी धीरे 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 नीचे जाती है। ओके। तब वो अपने दांतों की रूट्स को, जिसने हड्डी को ने जिसको पकड़ रखा है, उसकी पकड़ कम हो जाती है और धीरे धीरे आपके दांत हिलने लगते हैं। अब इस सिचुएशन में आपके जो ये डिपॉजिट बनता जा रहा है बहुत हार्ड है, इसने उनको जकड़ रखा है। ओके। आप एक दिन अचानक पहली बार मैक्सिमम डिपॉजिट होने के बाद जब आप पहली बार क्लीनिंग कराएंगे और कोई बहुत हार्ड चीज वहां से निकलेगी, भले ही वो गंदगी है, भले ही वो डिपॉजिट है, आपको सालों साल उसकी आदत पड़ चुकी है, तो आपको क्या लगेगा? जगह खाली हो गई। जगह खाली हो गई। इसमें ये ऐड करिए कि अब आपकी मसूड़े जो के बाद आपकी हड्डी वीक हो चुकी है, तो आपके दांत एक्चुअली थोड़े से हिल रहे हैं। तो वो एक तरह का सूडो स्प्लिंट या एक झूठा एंकर था जिसने आपके दांतों को एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ दिया हुआ था कि हाँ ये पकड़े हुए हैं, बट क्या थी वो गंदगी, और वही और ज्यादा डैमेज को कॉज कर रही थी। तो जब वो निकली तो आपको लगा कि हमारे दांतों में तो गैप्स आ गए, हमारे दांत हिल रहे हैं। हमारे क्लीनिंग के पहले तो दांत नहीं हिलते थे, हमारे कैसे हिलने लग गए। राइट। लेकिन सफाई आप जिस भी स्टेज पर कराएंगे वो उस डैमेज को आगे बढ़ने से रोकेगा। फिर वो जो गैप फील हो रहा है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। वो कितनी हड्डी डैमेज हुई है वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। कहीं कहीं पर हम सफाई करके छोड़ देते हैं कि आप इसको अच्छे से मेंटेन करें खुद ब खुद, हाँ। और आप रेगुलर चेकअप्स के लिए आए। ठीक है। कहीं पर जब हड्डी ज्यादा गल गई होती है तो उसका एक एडवांस ट्रीटमेंट होता है जहां पर हम फ्लैप सर्जरी करके, एक माइनर लोकल सर्जरी, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर सर्जरी करके उसमें आर्टिफिशियल बोन डाल के बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इसकी भी नौबत आ जाती है? इसकी भी नौबत आती है। एंड सैडली कई बार इसके भी बियॉन्ड होता है कि हमें कहना पड़ता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतना खराब है कि हमें निकालना पड़े, जस्ट बिकॉज हड्डी गल गई और कभी मसूड़े की सफाई हुई नहीं थी। अच्छा, अदरवाइज जो नॉर्मल दांतों में गैप फील होता है वो थोड़े दिन बाद इंसान को नॉर्मल लगने लग अगर आपके मुंह में कोई कैविटी नहीं है और आपका थोड़ा सा गम्स ही डैमेज हुए थे तो वो स्केलिंग के बाद बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। Okay. कई लोगों को जो अपनी जबान से बार बार दांत चेक करते हैं, कोई एक दांत रफ फील होता है या ऐसा लगता है कि उसके एजेस अब उतने वैसे नहीं है, क्या वो अपने आप भुरभुरा रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, वो दांत रफ क्यों फील होते हैं? दांतों के वेयर ऑफ होने के कई कारण होते हैं। कई बार सबसे सिंपल और बेसिक एंड ग्रेजुअल एंड नेचुरल इज एज। जब हम यंग हैं, हमारे नए नए दांत आए हैं, तो हमारे जो दांतों के टिप्स हैं जिसको हम कस्प कहते हैं, बहुत शार्प होते हैं। टाइम होने के साथ साथ वो फ्लैटन आउट हो जाते हैं। ओके। अगर किसी के में ज्यादा टेंडेंसी है, नेचुरल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो वो एसिडिटी की वजह से भी हो सकती है। क्रॉनिक एसिडिटी एक आध बार हो गई तो वो आपके दांतों को इतना इफेक्ट नहीं करेगी, बट जिन लोगों को इसकी कॉन्स्टेंटली शिकायत रहती है उनका एनामल धीरे धीरे एसिड घोलता है। यानी जिन्हें ज्यादा एसिडिटी रहती है उनके दांत जल्दी खराब हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, घिस सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कैविटी हो।
बट घिसेंगे। घिस सकते हैं। कभी कभी स्ट्रेस में या वैसे पेट में कीड़े होने से, या किसी को लॉन्ग टर्म दांतों को घिसने की, ऐसे भींचने की आदत है, उससे भी हमारा एनामल डैमेज होता है। डैमेज हो सकता है, तो ये सब काम नहीं करने ये चाहिए। सब काम नहीं करने चाहिए। एसिडिटी है तो उसका भी इलाज कराना। एसिडिटी का इलाज भी होता है, और हम भी एक प्रोटेक्टिव नाइट गार्ड कहते हैं वो, अगर हमें लगता है कि किसी को बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है या वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हम एक ऐसा कंफर्टेबल कस्टमाइज्ड अप्लायंस बना के देते हैं कि आप रात को उसको पहन सकते हैं, ताकि अगर आपकी थोड़ी सी एसिडिटी प्रॉब्लम है भी तो कम से कम आपके दांत अफेक्ट नहीं हो। क्योंकि दांतों में एसिडिटी का डैमेज सबसे ज्यादा रात में होता है, जब हमारा मुंह ड्राई है, हम कुछ खा पी नहीं रहे हैं। राइट, तो दांतों का एक ऐसे कवर बना के दे दिया जाता है। हाँ, जो कि बहुत सिंपल है पहनना और निकालना, वो आपके फ्यूचर में आपके दांतों को प्रोटेक्ट करेगा। जब दांत टूटते हैं तो अक्सर बच्चे वहां जबान लगा के बार बार चेक करते हैं, और घर में लोग टोकते हैं कि ऐसे जबान मत लगाओ वरना दांत टेढ़ा आ जाएगा, उस जगह पर नहीं आएगा या खराब आएगा। ये बात कितनी सही है? ऐसा हो सकता है, अगर बहुत प्रेशर लगाया जाए या सारा प्रेशर वहीं पर लगाया जाए, तो वो निकलते हुए दांत को, एक बार दांत निकल जाएगा फिर उतना फर्क नहीं पड़ता, बट एक इरप्टिंग टूथ को निकलते हुए दांत को धीरे धीरे ऑल्टर कर सकता है, तो ना लगाएं तो बेहतर होगा। अच्छा, तो ये बात उसे सच छोड़ है। दें, हाँ, उसे अपनी जगह से छोड़ दें, अपने आप आ जाएंगे दांत। बुजुर्गों की सलाह में कुछ तो दम है। दम है, बहुत दम है। दांत में जब दर्द होता है तो कुछ लोग लौंग रखते हैं, उससे कोई फायदा होता है? लौंग एक थोड़ा सा टेम्पररी, आप उसको एनाल्जेसिक कह सकते हैं, या पेन रिलीविंग, या उसको दर्द को कम करने की उसमें प्रॉपर्टी तो होती है। हाँ। लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हाँ, इमरजेंसी में आपने एक आध बार रख ली, बट उसका सोल्यूशन फाइंड करें, क्योंकि दर्द को किसी भी चीज से, चाहे वो लौंग है या कोई जेल है या कोई पेन किलर है, दर्द को मास्क करने से या दर्द के कम हो जाने से वो प्रॉब्लम रुकती नहीं है, और इनफैक्ट वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती रहती है। अगर आपका दर्द नहीं है, आपको लगेगा शायद मुझे उतनी दिक्कत नहीं है, एक दिन हुआ था, हाँ। लेकिन कभी कभी वो प्रॉब्लम बढ़ के सामने आती है। तो कोई भी चीज ओकेजनली इमरजेंसी करना इज ओके, बट वो दर्द को लॉन्ग टर्म मास्क करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही होती है कि उसको ध्यान की जरूरत है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है, जाहिर है। कुछ लोग जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो ऐसे शिकायत करते हैं कि दांत का दर्द बहुत खराब होता है, इसलिए फिर वो पेन किलर्स लेके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या दांतों के लिए सेफ पेन किलर्स भी आती हैं? देखिए, सेफ तो ऐसे कुछ भी नहीं होता अगर लॉन्ग टर्म दिया जाए। हम भी जब कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर देते हैं तो बहुत केयरफुली मेडिकल हिस्ट्री चेक करके और कम से कम टाइम के लिए देते हैं। हाँ। उसी चीज को अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो वो चीज जो बॉडी को फायदा करने वाली थी वो नुकसान करती है, चाहे कोई भी हो। तो जो लोग ऐसे ऑफ एंड ऑन पेन किलर्स लेते रहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगी? मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि ये आपकी बॉडी का एक सिग्नल है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है उस पर। उसका चेकअप कराएं जी। लंबे टाइम तक। कोई भी एंटीबायोटिक, पेन किलर, पेन रिलीविंग चीज लेना आपके बाकी शरीर को अफेक्ट कर सकता है, लिवर को और किडनी को। कुछ लोगों को विजडम टूथ आता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा तो आया ही नहीं। क्या ये दोनों कंडीशन नॉर्मल है? हाँ जी, दोनों कंडीशंस नॉर्मल है, क्योंकि विजडम टीथ हम सबके ज्यादातर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे विजडम टीथ अंदर बॉडी में बने ही नहीं है। होते हैं मतलब पहले से होते हैं? पहले से बनते हैं, निकलते वो 18 ईयर्स एंड उसके बाद है। वो शरीर में आपके जबड़े में, अभी आप एक्सरे लेंगे या फुल माउथ एक्सरे, तो एक छोटी उम्र से वो बनना शुरू हो जाते हैं और 18-19 साल की उम्र से निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी किसी के विजडम टीथ नहीं बने, वो भी ठीक है, क्योंकि विजडम इतने पीछे होते हैं या किसी के टेढ़े होते हैं तो वो इतना हमें खाने में मदद नहीं करते हैं। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि विजडम टीथ अंदर है लेकिन पूरी जगह जबड़े में ना मिलने के कारण, क्योंकि वो लास्ट में आते हैं, वो नहीं निकल पा रहे, तब भी आपको लग सकता है कि हमारे हैं नहीं, और कभी कभी वो हड्डी के अंदर होते हैं। अच्छा, होते सबके हैं, किसी के ज्यादा बाहर आते हैं, किसी के नहीं आते। नहीं आते, बट रेयर केसेस ऐसे भी हैं कि विजडम टीथ नहीं है, या एक या दो नहीं है। हम सबके 4 होते हैं नॉर्मली। अच्छा। तो किसी का एक नहीं है या 2 नहीं है या है ही नहीं, इज ऑल्सो नॉर्मल। और इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है। अकल से लेना देना नहीं है। 18 साल की एज में आते हैं तो नाम हो गया विजडम टूथ, बट अच्छा। इसीलिए उसे विजडम टूथ कहते हैं। एग्जैक्टली। जिन लोगों के नहीं होते या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे नहीं निकले, तो उनको अक्सर कहा जाता है तुम्हें अकल आई नहीं है। हाँ, पर ऐसा नहीं है। या कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि ओ अब हमारा विजडम टूथ निकलना है तो बची खुची अकल भी चली जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ओके। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, जैसे आपने कहा जगह कम है तो ऐसे टाइम पे निकल रहा है और वहां स्पेस नहीं है, तो क्या उसे निकालना भी पड़ता है? कभी कभी हमें निकालना पड़ता है। कई बार वो हमारे बार बार गाल को काटता है, उसको हम चीक बाइट कहते हैं। अच्छा। तो पूरे टाइम गाल कटना या चीक बाइट होना सही नहीं है।
कभी कभी वो आधे निकले होते हैं या टेढ़े निकले होते हैं, जी। इसकी वजह से वो बहुत खाना अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। उसकी सफाई नहीं हो पाती है हाँ। और वो खुद को और अपने आसपास के दांतों को भी खराब कर सकते हैं। हाँ। ऐसे केसेस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप निकलवा लें। कुछ लोगों के दांत पीले होते हैं, वो पीले क्यों होते हैं? वो ऐसे जेनेटिक्स है कुछ, या फिर सफाई ना होने की वजह से पीले हैं? हम जब दांतों के कलर की बात करते हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, या जो भी हमारे दांतों पे स्टेन्स या कलर है, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक वो है कि हमारे दांत ऐसे कलर के ही बने हैं, या बाय बर्थ उसमें कुछ निशान है, या यही उसका नेचुरल कलर है अगर कह लें, वो होते हैं इंट्रिंसिक। उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अनलेस हम कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराएं। एक होता है एक्सट्रिंसिक, कि आपके खाने की हैबिट्स कैसी हैं, आप कितना ब्लैक कॉफी ब्लैक टी लेते हैं, स्टेन्स, कम सफाई रखना, कुछ आयरन सिरप्स, ये हमारे दांतों को बाहर से पीलापन या स्टेन्स देते हैं, तो हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। तो जो Okay. बाहर से स्टेन्स हैं या दांतों का कलर है जो सफाई ना होने की वजह से बदला है, तो जब आप स्केलिंग के लिए जाएंगे तो डेंटिस्ट उसको पॉलिश भी करेंगे और आपका जो नेचुरल कलर है वो आपको दिखेगा। ओके। और जो इंटरनल कलर है उसका अनलेस आप कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराएं, वो हमारा नेचुरल होता है, जैसे हमारा स्किन कलर है। किसी के दांत लंबे समय तक चलेंगे या किसी के जल्दी गिर जाएंगे, इसके पीछे जाहिर है एक फैक्टर तो यही है कि आपने कितना ख्याल रखा। एग्जैक्टली। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो अगर लोग ख्याल रखें तो उनके दांत उनको लंबे समय तक साथ देंगे? दांत लंबे समय तक तब साथ देते हैं जब हमारी जो बेसिक हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छी हों। उनमें से सबसे पहला आता है ब्रशिंग। हाँ। सेकंड आता है आपका डाइट, आपका खान पान कैसा है, नॉर्मल जो घर का खाना है या जो रॉ फूड्स हैं वो हमारे दांतों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। मुंह का ड्राई ना होना, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा अच्छे नहीं है। ब्रशिंग के अलावा आप दांतों पे अगर फ्लॉसिंग भी करते हैं, ब्रश हमारे दांतों के बहुत सर्फेसिस को क्लीन करता है, फिर भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ब्रश नहीं पहुंच पाएगा, जैसे दो दांतों के बीच में, तो वहाँ पे डेंटल फ्लॉस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेंटल फ्लॉस होते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, इनको हम इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स कहते हैं। ऐसे भी ब्रश होते हैं? हाँ जी, जहाँ पर दो दांतों के बीच में हमें सफाई करनी है, हाँ। तो उसके लिए इन सब का यूज होता है। ओके। हाँ, तो आपको डेंटिस्ट बताएंगे कि आपके लिए ज्यादा अच्छा क्या है। एक और डिवाइस आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है जिसको हम वाटर फ्लॉसर कहते हैं। ये एक बहुत सिंपल डिवाइस है जिससे आप घर पे ही पानी से अपने दांतों के ऐसे एरियाज क्लीन कर सकते हैं जो ब्रश नहीं कर सकता। क्योंकि ये पानी से यूज होता है तो आप किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आप घर पे जिन इन बातों का ध्यान रख कर अपने दांतों को लंबे समय तक चला सकते हैं। टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं किस हद तक उनको सीधा किया जा सकता है, और क्या ऐसे भी केस आपके पास आते हैं कि जिनको आप कहते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, अब जैसे हैं वैसे रहेंगे? ज्यादातर हम चाहते हैं कि ज्यादातर लोग हमारे पास टेढ़े दांतों के साथ तब आते हैं जब उनको कॉस्मेटिकली वो नहीं अच्छे लगते, बाहर को हैं या टेढ़े मेढ़े हैं या एक लाइन में नहीं है। बट हमारा कंसर्न उसके बियॉन्ड जाता है। कॉस्मेटिक उसका एक एस्पेक्ट है, इट इज नॉट द एंटायर थिंग। हम क्यों कहते हैं कि आपके दांत सीधे होने चाहिए? जब दांत टेढ़े होते हैं तो आप उनमें अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपकी गम डिजीज, मसूड़ों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वीक गम्स और कैविटी होने का चांस बढ़ जाता है। ओके। सेकेंडली, जब दांत टेढ़े होते हैं तो वो आपके सामने वाले जो अपोजिंग जो है दूसरे जबड़े के दांतों को अलग तरीके से हिट करेंगे। हमें नेचर में जब जो सीधे दांत दिए हैं तो हमारे सारे दांत अच्छे से हार्मनी में एक दूसरे से मिलते हैं, एक बैलेंस होता है। जहां पर कुछ बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो जो सामने वाले जबड़े को गलत तरीके से मिलेगा तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। उसकी वजह से कभी कभी कुछ सालों के बाद हमारा वो दांत घिस जाएगा जो टेढ़ा था, या उसका मसूड़ा एकदम अंदर चला जाएगा, या उसकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उस पर सालों सालों साल तक ट्रॉमा होता रहा है। तो ये सब कारण है कि फॉर गुड हाइजीन, फॉर लुक्स, या फिर आपके दांत हेल्दी रहें, उसके लिए हम कहते हैं कि आपके दांतों का अलाइनमेंट हो। और आजकल ऐसी बहुत टेक्निक्स आ गई हैं कि ज्यादातर हम सब दांतों को अलाइन कर देते हैं, एक्सेप्ट अगर किसी का विजडम टूथ टेढ़ा आ रहा है, उसमें हम ये ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं करते। बहुत टेढ़ा है तो हम निकालना ही रेकमेंड करते हैं विजडम। ओके, अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा भी खराब अलाइनमेंट है तो वो ठीक हो सकता है? आजकल ठीक होता है, और आजकल वो हर एज में होता है। अगर आपके मसूड़े ठीक हैं, आपकी बोन ठीक है, तो हम 40s 50s में भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, 60s में भी। पहले जो सिर्फ बच्चों तक सीमित था, अब वो हम हर एज में कर सकते हैं। यानी सिर्फ लुक्स के लिए दांतों को सीधा कराना जरूरी नहीं है, दांतों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। ओके, अब उन लोगों की बात भी कर लेते हैं चलते चलते डॉक्टर रोहिणी, जो
जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है और दांत गिरने लगते हैं, किस उम्र पे आके या कितने दांत गिरने के बाद फिर नकली दांत लगवा ही लेने चाहिए? देखिए जनरली अगर देखा जाए, अक्ल दाढ़ एक एक्सेप्शन है। अगर आपका कोई भी दांत मिसिंग हो, एक भी दांत मिसिंग हो, तो आपको उसे नया लगवाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब हमारा दांत टूटता है, सिर्फ एक ही दांत टूटा है, हमें लगता है कि हम इतने सारे दांत हैं, हम तो खा ही रहे हैं। हाँ। लेकिन बॉडी ऐसा नहीं सोचती। बाकी के दांत, सपोज आपका एक ऊपर का एक दांत निकल गया, तो उसके साथ वाले दांत धीरे धीरे फैल के ओवर ईयर्स उस गैप को बंद करने की कोशिश करते हैं। ओके, वो और स्पेस ले लेते हैं। उसके स्पेस लेते हैं, और जो आपके नीचे के दांत हैं, जिसको ऊपर खाली जगह मिले, वो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता है। इन स्लो बट सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स की वजह से धीरे धीरे आपके बाकी दांतों में गैप्स बन जाते हैं। ओके। उन गैप्स को क्लीन करना आसान नहीं होता। इनडायरेक्टली एक मिसिंग दांत आपके दूसरे दांत में कैविटीज को शुरुआत करता है। यानी अगर एक भी दांत टूटा है तो सारे दांत खराब हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके मल्टीपल टीथ मिसिंग हैं और आपके बहुत सालों से आपने रिप्लेस नहीं करा है, तो आपके दांत इतने ज्यादा ड्रिफ्ट हो जाते हैं कि आपकी जो पूरी दांतों के मिलने का तरीका, आपकी बाइट बदल जाती है, ऑल्टर हो जाती है। वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो जॉइंट होता है, जिसको हम TMJ कहते हैं, जो ऊपर और नीचे के जबड़े का जॉइंट होता है, उस पर स्ट्रेस देके उसे खराब करता है। तो मिसिंग दांत होना सही नहीं है। मिसिंग दांत को रिप्लेस करना ही चाहिए। एक भी गिर गया तो उसको रिप्लेस कराएं। तो वो जो दांत लगाया जाता है, जो आर्टिफिशियल टीथ लगाया गया, वो कितने सालों तक चल जाता है? तो आर्टिफिशियल दांत 3 तरीके के होते हैं। एक तो निकालने चढ़ाने वाले होते हैं। अच्छा। हाँ, वो बेसिक है कि आपके मसूड़े पे आपने एक प्लेट रख दी, और वो दांत चाहे एक दांत का हो, चाहे वो पूरी 32 हो, वो लग सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि आपने एक ब्रिज बनाया, जहाँ पे हमने एक मिसिंग दांत को उसके आसपास के दांतों की सपोर्ट से लगाया। ओके। और एक तीसरा होता है कि हमने इम्प्लांट डाला, उसको दांत की हड्डी में डाल के उसके ऊपर कैप लगा दिया। कब तक चलते हैं, पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे में, डिपेंड करेगा कि आप अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को कैसे मेंटेन करते हैं। हमने जो ब्रिज साथ के दांतों की सपोर्ट से लगाया था, अगर फ्यूचर में आपके वो दांत खराब हो जाएंगे, तो आपका ब्रिज जो ऊपर लगा है, जब उसकी नींव भी कमजोर हो जाएगी, तो ब्रिज कितना भी स्ट्रांग हो, आपको वो चल नहीं पाएगा ज्यादा। जाहिर सी बात है। और अगर इम्प्लांट जो हम दांत की हड्डी पे लगाते हैं, उसके बारे में ये अच्छी बात है कि वो दूसरे दांतों पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर आपका साथ का दांत खराब हो गया तो वो खराब नहीं होगा। फिर भी हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप अपने रेगुलर सफाई कराएं, आपके दांत, आपका हाइजीन अच्छा हो, क्योंकि अगर आपकी दांत की हड्डी कमजोर हो गई तो फिर वो इम्प्लांट ढीला हो सकता है। तो चीजें आजकल बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, बहुत अच्छी लंबी चलती हैं, पर हर चीज को एक केयर की जरूरत होती है। जैसे आपने कहा पूरी 32 भी अगर निकल जाए, फिर तो वो डेंचर्स पूरे लगा दिए जाते हैं। वो नॉर्मल खाने जैसा फील देते हैं? शुरू में थोड़ी आदत डालनी पड़ती है, लेकिन एक बार आप यूज टू हो जाते हैं तो ज्यादातर, अब कोई भी आर्टिफिशियल चीज 100% नेचुरल नहीं होती है। हम यही कहते हैं कि आप अपने नेचुरल दांतों को प्रिजर्व करें, लेकिन हाँ, फिर भी काफी यूजफुल होते हैं। अगर किसी को रिमूवेबल दांत नहीं लगाने, तो आजकल हम फुल माउथ इम्प्लांट्स भी करते हैं। अच्छा। तो आपके पूरे मुंह पे भी हम फिक्स दांत लगा सकते हैं। अच्छा, उससे कोई समस्या नहीं है? हाँ, अगर आपकी हड्डी, आपकी मेडिकल कंडीशन, वो सब हम उन पैरामीटर्स को इन्वेस्टिगेट करके, अगर आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं, तो हम ऐसा भी करते हैं। ऐसा आमतौर पर बुजुर्गों के साथ ही होता होगा कि सारे निकल गए, तब उनकी बोन्स होती है क्या इस कंडीशन में कि उनको पूरे नकली दांत इम्प्लांट हो जाए? बोन पे डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दांत, आपकी बोन अच्छी थी, लेकिन आपके दांतों में कीड़ा उस तरह से लगा हुआ था, या आपने पहले ध्यान नहीं दिया, अब आपको लग रहा है कि बहुत दांतों में हो गया, तो बहुत बार अच्छी बोन होती है। और आजकल ऐसे भी इम्प्लांट्स हैं जो कम हड्डी में भी डल जाते हैं, पर वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि आप उसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म दांतों को कमजोर कर सकता है? एक के बाद एक जल्दी से नहीं लेना चाहिए। उससे हमारे एनामल में माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, थोड़े थोड़े उसमें पतली सी एक लाइन बन जाती है, जो आगे जाके बढ़ सकती है। यानी आप ये कह रहे हो कि टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। आइस को चबाना नहीं चाहिए, वो हमारे दांतों के लिए बहुत खराब होता है। अच्छा। बट जनरली बहुत हॉट, बहुत कोल्ड अगर आप लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं। दांत झेल जाते हैं उसको? हाँ, दांत झेल जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होने चाहिए। एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके। और दांतों को लेकर कोई गलती जो आप डे टू डे प्रैक्टिस में देखती हो कि लोग अक्सर करते हैं? गलती मोस्टली एक तो ब्रशिंग को लेकर होती है, लोग गम्स पे ब्रश नहीं करते हैं। सेकंड, एक ये धारणा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी पेन
अगर नहीं है तो उनको लगता है कि हमारे दांत सही है, कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो आप उसको तभी डिटेक्ट कर पाएंगे जब वो एक्सट्रीम बढ़ जाएगी। हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप उसकी वेट ना करें। और तीसरा यही है कि बच्चों का कोई बात नहीं, दांत खराब है, वो अभी तो गिर ही जाएंगे, उसको उतना लाइटली नहीं लें। बिल्कुल, और ये वो प्रैक्टिस है जो आप और हम सबकी ज़िंदगी का डेली का हिस्सा है, उसके बावजूद हम कितनी सारी चीज़ें गलत करते हैं। इस पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे भी पता चला है, आई एम श्योर आपको भी पता चला होगा। और अब पॉडकास्ट देखने के बाद आज का जो भी आपका ब्रश का टाइम होगा, वो तो अच्छे से 2 ढाई 3 मिनट होगा, इसका मुझे यकीन है। फिर भी कोई समस्या हो तो डॉक्टर रोहिणी से मिलिएगा, और कोई सवाल बाकी हो तो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी फॉर मोस्ट टॉकिंग टू वेलकम। अस। थैंक यू।